हम अध्ययन करेंगे विश्व के महानतम चित्रकारों में से एक पाब्लो पिकासो के बारे में। पाब्लो पिकासो एक ऐसी शख्सियत हैं जो आधुनिक कला के एक ऐसे मील के पत्थर हैं जिसके नाम से आधुनिक कला को जाना जाता है। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कला से थोड़ा बहुत भी बेक्य होगा जो पिकासो से परिचित नहीं हो, उसके नाम से परिचित नहीं हो। और इन्होंने 20वीं शती की शुरुआत में एक ऐसे कला आंदोलन को जन्म दिया जिसने कला के प्रति लोगों की सोच को बदल दिया, प्रस्तुतिकरण को बदल दिया। और इन्होंने लगभग सभी माध्यमों में कार्य किया। और इनका जन्म 1908 में स्पेन, मलागा स्पेन में हुआ था। इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जो इनके द्वारा और इनके अलावा कुछ अन्य कलाकारों के सहयोग से जिस वाद या इज्म की उत्पत्ति हुई, जिसको घनवाद या क्यूबिज्म कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये लगभग 1907 के आसपास की बात है और ये 1907 से लेकर 1914 तक कला के क्षेत्र में जो तकनीकी और कलात्मक नवाचार हुए उसको घनवाद के रूप में जाना जाता है। और 1925 तक ये जो कला आंदोलन है एक पूर्ण रूप ले चुका था, आकार ले चुका था और एक प्रेरक शैली के रूप में बनकर उभर कर आया था। 1912 तक ये जो आंदोलन है ये केवल पेरिस तक सीमित था, किंतु उसके पश्चात यूरोप के मध्य में स्थित अन्य कला केंद्रों और संस्कृतियों तक पहुंच गया। यहाँ विभिन्न स्थानों से कलाकार एकत्रित होने लगे और घनवाद ने जो मूल रूप से वास्तुकला, उद्योग, विज्ञापन कला, शिल्प कला, हस्तकला तथा कलाओं के विभिन्न आयामों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। मतलब ये जो कला आंदोलन था खाली चित्रकला तक ही सीमित नहीं रहा, वरन उस समय के जो भी कलाओं के माध्यम थे उन माध्यमों को इसने प्रभावित किया और थोड़े ही समय में घनवाद ने अपना एक मुकाम बना लिया, वर्चस्व बना लिया और पूरे विश्व में प्रचारित हुआ। अब इस कला आंदोलन के जो मुख्य प्रवर्तक के रूप में अगर हम देखें तो पिकासो, ब्रॉक, लीजे और जॉन ग्रीस, ये चार नाम उभर के आते हैं जो मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। पिकासो और ब्रॉक समकालीन कलाकार थे और थोड़ा सा यहाँ कई बार विवाद भी आता है कि दोनों ने लगभग एक ही समय में एक ही तरह के आकारों में, चित्रों में परिवर्तन किए। तो जहाँ श्रेय देने की बात आती है तो कहीं कहीं इसका मुख्य श्रेय ब्रॉक को दिया जाता है, क्योंकि शायद ब्रॉक जो हैं उन्होंने भी इस तरह का चित्रण आरंभ किया था। परंतु मुख्य रूप से पिकासो क्योंकि कला के क्षेत्र में ज़्यादा स्थापित हैं और ज़्यादा कार्य किया, तो पिकासो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
किंतु ये चारों ही उस घनवादी कला आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक रहे और पिकासो ने घनवाद के विकास में बहुत ही क्रांतिकारी योगदान दिया। ब्रोक ने इसके विधि विधानों की रचना की। आदिमवाद तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान के समन्वय के परिणाम स्वरूप घनवाद की उत्पत्ति हुई थी। मतलब विज्ञान और आदिमवाद, प्रिमिटिव आर्ट और लेटेस्ट साइंस, इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन था। आदिमवाद की अगर बात हम करें तो उसमें तर्कहीनता या अंधविश्वास है। अगर हम आदिम कला की बात करते हैं तो वहाँ कोई तर्क विचार महत्वपूर्ण नहीं है। अंधविश्वास और तर्कहीनता उसमें ज़्यादा नज़र आती है, जबकि विज्ञान जो है बुद्धिवादी और तर्कसंगत विषय है। और जब इन दोनों का इन्होंने मेल कर दिया तो विरोधी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। तो बड़ी ही रोचक बात है कि जहाँ हम आदिम कला को अगर बौद्धिकता की दृष्टि से देखें तो उसमें कोई बौद्धिक विचार नज़र नहीं आता, केवल अंधविश्वास और तर्कहीनता ही नज़र आती है। वहीं विज्ञान बुद्धि और तर्क पर आधारित है। तो पिकासो और ब्रॉक जैसे कलाकारों ने इन दोनों का एक तरह से सुमेल किया, विरोधी शक्तियों का एक स्थान पर लेके आए और उससे जो रोचकता आई कला के क्षेत्र में वह महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से पहले नीग्रो कला को कुरूप माना जाता था, परंतु जब इन मूर्तियों के विभिन्न धरातलों का ज्यामितीय विश्लेषण किया गया तब इसका महत्व प्रतिपादित हो गया। कई बार हम आदिम कला, लोक कला, इनको हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो केवल अनुकरण मात्र रह जाता है। पर उन आकारों को, उन रंगों को, उन संयोजनों को अगर हम कलात्मक दृष्टि से देखें तो उसमें वह नवीनता है जो आधुनिक कला में नज़र आती है। तो अगर उसमें कोई विचार, कोई बुद्धिनिष्ठता या कोई तर्क नहीं है, तर्क संगत नहीं है, और अगर उसमें इनका समावेश कर दिया जाए तो वह कला भी एक संपूर्ण आधुनिक कला के रूप में नज़र आएगी। और यही उन्होंने उस समय किया। घनवाद से पूर्व का जो माहौल था, वातावरण था, जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ा कि प्रभाववाद, जहाँ रंगों और प्रकाश के प्रभाव को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में वैन गोग और सेजा, जहाँ सेजा ने आकारों के महत्व पर महत्व दिया, वहीं सेजा ने भावनाओं को महत्वपूर्ण माना। वैन गोग के चित्रों में रंगों की भी प्रमुखता रही, रंगों का उन्मुक्त प्रयोग रहा। तो उसके बाद जो है फाववाद भी आया और उन्होंने अपने शुद्ध रंगों और गतिशील स्पष्ट रेखाओं का प्रयोग करके चित्रण किया था। चित्रकार गौके भी रहे जिन्होंने अपने चित्रों में अलंकरण प्रधानता रखी, परंतु घनवादी चित्रकारों के सामने सेजा का एमिल बर्नार्ड के साथ जो वार्तालाप हुआ था, जो पत्र व्यवहार हुआ था, वह जो वाक्य थे, जो शब्द थे, वे एक तरह से मूल सिद्धांत के रूप में उभर के आया कि निसर्ग को वृत्त, गोल, शंकु आकारों में दृष्टिगत कर चित्रित करना चाहिए। और इस कथन ने घनवादी कला में एक अपूर्व प्रेरणा के रूप में कार्य किया और इसलिए सेजा को आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने
घनवाद के सृजन में या उसके निर्माण में उनके द्वारा एक कथन ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। तो ये रही घनवाद के बारे में एक पूर्व पीठिका, और अगले लेक्चर में हम पिकासो से जुड़ी अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।